नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस टेस्ट सेकंड, जो कि गुप्त और वर्धन वेव्स के बारे में ही है। हमने इसका पहला पार्ट जिसमें 25 क्वेश्चन थे वो हमने कल किया था, और आज हम करेंगे 20 क्वेश्चंस और उनकी साथ साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको बताएंगे, साथ साथ में उसका उत्तर भी बताएंगे। और ये पीडीएफ आपको जैसे ही क्लास हो जाएगी उसके बाद आपको टेलीग्राम पर भी भेजेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। 21वां सवाल, 26 सवाल जो है वो प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तो सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय है वो है तक्षशिला। तक्षशिला पहला विश्वविद्यालय था जो कि 10वीं सदी ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई, और उसके बाद 5वीं सदी तक, ईसा की 5वीं सदी तक ये चला, और 10वीं सदी ईसा पूर्व इसकी स्थापना हुई। तो टोटल करीब करीब 1500 वर्ष तक ये जो विश्वविद्यालय है ये चलता रहा, और उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय का जब महत्व बढ़ गया तो इसका महत्व कम हो गया। और उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि द्वितीय पांड्यन साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है। तो थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में इस द्वितीय पांड्य साम्राज्य के बारे में जानकारी दी गई है, और खेती में राजस्व को निर्धारण करने के लिए किस प्रकार से उसमें भूमि की माप की जाती थी इसका उल्लेख है। दूसरी बार यदि आप उत्तर मेरूर अभिलेख देखें तो ये चोल साम्राज्य के परांतक प्रथम से संबंधित है। और ज्यादातर जब शिलालेख की सवाल आता है और राजस्व संबंधी कोई शिलालेख आता है तो आपसे परांतक प्रथम का उत्तर मेरूर अभिलेख पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें प्रशासन, चोल प्रशासन किस प्रकार से चलता था उसकी जानकारी दी जाती है, किस प्रकार से समितियां बनाई गई थी प्रशासन के लिए, उन समितियों का जिक्र आपको उत्तर मेरूर अभिलेख में मिल जाएगा। और ये कसाकुडी तांबे की प्लेट का जो जिक्र है ये आपको पल्लव राज्य से संबंधित मिलता है। तो बच्चों, कुडियमलई शिलालेख है, इसकी जानकारी कहीं भी उपस्थित नहीं है। ये तीन जिनकी जानकारी उपस्थित है वो मैंने आपको बता दी कि ये जो संबंधित है ये पांड्यन साम्राज्य से संबंधित है। उत्तर मेरूर परांतक प्रथम के प्रशासन संबंधी शिलालेख यानी जो कि चोल साम्राज्य के एक शासक थे उनसे संबंधित है, और कसाकुडी तांबे की प्लेट ये पल्लव राजाओं से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक था विष्णुवर्धन, जिसका जो राज्य था वो 540 से 550 ईस्वी के बीच में रहा। केवल 10 साल का संक्षिप्त राज्य था इसका, और उस राज्य काल में, उस शासन काल में इसने कोई भी बहुत ज्यादा विस्तार नहीं किया, और इसका एक तरह से उस समय गुप्त साम्राज्य का एक तरह से पतन का काल चल रहा था। तो अंतिम जो सम्राट था वो यही था। सम्राट नहीं कह सकते, राजा कह सकते हैं, क्योंकि सम्राट तो वो होता है जो चारों दिशाओं का अधिपति हो। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय डैश वर्ष में हुई। तो 618 ईस्वी पूर्व में, 618 ईस्वी से लेके 619 के बीच में ये जानकारी आपको मिलती है। तो यहां सबसे जो पास है वो यही एक सन है, 618 ईस्वी, यही आपका उत्तर होगा। कौन सी नदी के किनारे हराया था ये सवाल आ जाए तो नर्मदा नदी के किनारे हराया था, 618 ईस्वी में हराया था। और जो चालुक्य शासक पुलकेशिन थे इनका काल जो था वो 610 से 642 का काल था, और 642 में इनको फिर किसने हरा दिया था, इनको नरसिंह वर्मन ने हरा दिया था, जो किसके बेटे थे, महेंद्र वर्मन पल्लव के बेटे थे। तो नरसिंह वर्मन पल्लव ने इनको 642 में हरा दिया था, और युद्ध में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये काल तो पुलकेशिन का हो गया, पुलकेशिन की बात हो गई। अब हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन का जो काल है वो 6 से लेके 647 तक चला, और हर्षवर्धन को उत्तर भारत का, नॉर्दर्न इंडिया का अधिपति माना जाता था, जबकि पुलकेशिन को साउदर्न इंडिया का अधिपति माना जाता था। और इनके बीच में जो सीमा थी वो कौन सी नदी थी, नर्मदा नदी। ठीक है, तो नर्मदा नदी इन दोनों के बीच में सीमा निर्धारित थी। अगला प्रश्न, महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने 319 में शकों को हराकर
यहां पर विक्रम संवत चलाया। कौन सा संवत चलाया? विक्रम संवत चलाया। और चंद्रगुप्त प्रथम की ही राज्याभिषेक की याद में विक्रम संवत चलाया जाता है। और यही सबसे बड़ा कोई मतलब एक तरह से श्रीगुप्त तो संस्थापक था गुप्त साम्राज्य का, लेकिन अगर एक्चुअल संस्थापक किसी को माना जाए तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। और यहीं से यही पहला ऐसा शासक था जिसने राजाओं के राजा यानी महाराजाधिराज की उपाधि ली। जो मतलब महाराजाधिराज मतलब राजाओं के ऊपर जो राजा होता है, राजाओं का राजा होता है, उसे महाराजाधिराज कहते हैं। उसके बाद कलिंग नरेश खारवेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो महामेघवाहन वंश से इसका साम्राज्य का खारवेल का संबंध था। हालांकि बाद में खारवेल ने चेटिया वंश या चेदी वंश की स्थापना की। तो आपसे सवाल जब भी आ जाए कि महामेघवान वंश से कौन संबंधित है तो भी आप खारवेल लगा सकते हैं। और आपको पूछा जाए कि जो खारवेल था, जो कलिंग का शासक खारवेल था, ये किस वंश से संबंधित है, तो आपको उसको चेदी वंश भी लगा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में यह है कि जिस शीतलनाथ की मूर्ति महापद्मनंद लेक उठाकर ले गया था, उस शीतलनाथ की मूर्ति को खारवेल मगध को हराकर वापस ले आया। और ये एक जैन मतावलंबी था। ठीक है। और इसी के काल में कौन सी गुफाएं बनी? उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं बनी। कहां बनी? ओडिशा में बनी। ठीक है बच्चों। और कलिंग भी उड़ीसा में ही है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय निम्नलिखित शिलालेखों में से किसमें पाया गया? तो नवसारी जिले में एक ताम्रपत्र शिलालेख है, वहीं से हर्षवर्धन की जानकारी का उल्लेख मिलता है। और उस समय के जो राजा थे उनका भी इस नाम इस नवसारी ताम्रलेख में लिखा हुआ है कि इस राजा को हराने के बाद हर्षवर्धन की वल्लभी विजय हुई। पूर्व गुप्त काल में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु निर्यात की सामग्री में उपस्थित नहीं है? तो बच्चों सोना भी था, चांदी भी थी, लोहा भी था, कांसा भी था, सीसा भी था और तांबा भी था। था क्या नहीं? टिन नहीं था, क्योंकि टिन का आयात करता था उस समय भारत। बाकी सभी चीजें निर्यात की जाती थी, लेकिन एक टिन जो थी, टिन जो धातु है, इसका आयात किया जाता था, तो यह निर्यात से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में ह्यून सांग ने पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का भ्रमण किया? तो बच्चों कांचीपुरम का जो भ्रमण किया 642 एडी में किया, 642 ईस्वी में किया। और 642 ईस्वी में ही नरसिंहवर्मन ने किसको हराया था? पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। पीडी पुलकेशिन द्वितीय को हराया था 642 ईस्वी में। तो उस समय यहां जो पल्लव राजा थे वो नरसिंहवर्मन थे। और उसी समय ह्वेनसांग ने इनके राज्य के मतलब में भ्रमण किया। और ह्वेनसांग वैसे पूछा जाता है, किसके बारे में पूछा जाता है? ह्वेनसांग किसके समय में भारत में आया? तो हर्षवर्धन। एच से हर्षवर्धन और एच से ह्वेनसांग। ठीक है बच्चों, ये चीजें आप याद रख लेना, एच से हर्षवर्धन और एच से ह्वेनसांग। और जब आप फाहियान के बारे में याद करते हैं तो फाहियान के बारे में याद किया जाता है कि फाहियान, एफ से फाहियान और एफ से ही फो क्यों की। ठीक है, ऐसे ऑन द वेस्टर्न वर्ल्ड। हालांकि ह्वेनसांग ने भी एक किताब लिखी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सी यू की, ऐसे ऑन बुद्धिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये सी यू की लिखी। आपको याद क्या करना है? फाहियान से फोक्यू की, और किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। और हर्षवर्धन के काल में आया ह्वेनसांग, एच फॉर हर्षवर्धन, एच फॉर ह्वेनसांग। और इसने किताब कौन सी लिखी? इसने सी यू की लिखी। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज में मिला था। तो मैं, क्योंकि समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र भी कहा जाता है और वो चंद्रगुप्त प्रथम का ही बेटा था, क्योंकि इसने जो शादी की थी वो किससे की थी? कुमार देवी से शादी की थी। और कुमार देवी कहां की राजकन्या थी? लिच्छवी गणराज्य की कुमार कन्या, वो राजकन्या थी। और लिच्छवी के ही उस समय अंतर्गत आता था पाटलिपुत्र, जो कि पाटलिपुत्र किसको दहेज में मिल गया था? चंद्रगुप्त प्रथम को दहेज में मिल गया था। तो नेचुरल सी बात है कि इतना बड़ा जो साम्राज्य था, पाटलिपुत्र बहुत ही एक फोकस वाली जगह थी, और वो समुद्रगुप्त को अपने पिता से ही मतलब उत्तराधिकार के रूप में मिल गई थी। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न नाम से पुकारा जाता था। तो सोने के सिक्कों को पुकारा जाता था दिनारस या दीनार के नाम से। आपको चांदी का नाम मैंने बता दिया कि रुपया या रुपयका के नाम से जाना जाता था, और सोने को जाना जाता था दीनार या दीनारस के नाम से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया? तो 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को किसने हराया? पुलकेशिन द्वितीय ने हराया। कौन सी नदी के किनारे हराया? नर्मदा नदी के किनारे हराया। ठीक है बच्चों, और इसकी जानकारी कौन सा अभिलेख देता है? एहोल अभिलेख देता है, AIHOLE, एहोल इंस्क्रिप्शन या एहोल अभिलेख। और किसने लिखा? रवि कीर्ति ने लिखा, रवि कीर्ति ने, जो कि एक जैन विद्वान था। और इसने कौन से मंदिर में उसकी स्थापना की? मेगुती जैन मंदिर में की, मेगुती जैन मंदिर में। ठीक है बच्चों, तो एक पूरा फ्लो मैं आपको बताता हूं इसलिए हूं ताकि जब भी आपसे कोई फैक्ट आ जाए तो आपको सारी जानकारी हो। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश के अंतिम स्वीकृत सम्राट कौन थे? विष्णुगुप्त थे। विष्णुगुप्त का शासनकाल कब से चला? 540 से लेके 550 के बीच में इसका शासनकाल चला। सबसे कमजोर शासक था गुप्त वंश का, और इसके काल में ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद गुप्त शासकों ने डैश नामक एक कर लगाया जो हल कर था। इसे प्रत्येक उस खेतीहर से लिया जाता था जो कि हल रखता था। यह था हलीवा कर। हल से हलीवा, ये बड़ा आसान हो जाएगा पहुंचने के लिए, मतलब इस तक क्वेश्चन तक आंसर तक पहुंचने के लिए आपके लिए बड़ा आसान है, हल से हलीवा कर। ठीक है, अगला प्रश्न है, तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित ह्वेनसांग ने सम्राट डैश के शासनकाल में दौरा किया। तो ये फिल इन द ब्लैंक से संबंधित सवाल है। इसका सही उत्तर होगा हर्षवर्धन। कौन से वंश से संबंधित थे? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश से संबंधित थे। और कौन संस्थापक थे उसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्षवर्धन के पिता भी थे। राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई किसकी? राज्यवर्धन, इसका सही उत्तर होगा, की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो राज्यवर्धन का सही उत्तर हो गया। राजा प्रभाकर वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना की। उनके 3 बच्चे हुए, राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राज्यश्री। राज्यश्री की जो शादी हुई वो बंगाल में एक शासक से हुई, और उस शासक की हत्या किसने की? गौड़ शासक शशांक ने कर दी। बाद में हर्षवर्धन ने गौड़ शासक शशांक को मार डाला। उसको हराने के बाद ये अपने भाई की जगह पे गद्दी पर बैठा और संपूर्ण उत्तर भारत को अपने प्रभुत्व में ले लिया। हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी कवि डैश के द्वारा संस्कृत में रचित है। तो किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट ने 2 इंपॉर्टेंट किताबें लिखी और दोनों ही संस्कृत भाषा में लिखी। कौन कौन सी? कादंबरी लिखी और हर्ष चरित्र लिखी। हर्ष चरित्र में हर्ष के प्रशासन, हर्ष की विजयों और हर्ष के बारे में अन्य जानकारी दी गई है। किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं, जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो यह है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख। तो प्रयाग प्रशस्ति आज की डेट में किसके, ये हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट है, और हरिशेन ने इसकी प्रयाग प्रशस्ति की स्थापना की। और हर्षेड कवि कौन था? हर्षेड कवि जो था इनका दरबारी कवि भी था, संधि विग्राहक भी था, इनका महामंत्री भी था। इसको बहुत सारे पोर्टफोलियो दिए हुए थे समुद्रगुप्त ने। इसका मतलब समुद्रगुप्त इन पर बहुत विश्वास करते थे। पुष्यभूति, जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था, डैश राजवंश के संस्थापक थे। तो कौन? वर्धन वंश के संस्थापक थे। डैश प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। तो कौन सा बंदरगाह था? ताम्रलिप्ति बंदरगाह था, जो कि मिदनापुर जिले के अंतर्गत आता था। और मिदनापुर जिले कहां है? बंगाल में है। और आज के समय में कलकत्ता बंदरगाह है, जो ताम्रलिप्ति बंदरगाह के ही उत्तराधिकारी के रूप में हमारा स्थापित है। तो बच्चों, ये जो 20 क्वेश्चंस थे हमने प्रैक्टिस टेस्ट में किए बच्चों, साथ साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी दी और फर्दर एक्सप्लेनेशन आपको पीडीएफ के रूप में भी भेजी जाएगी। तो बच्चों, ये सभी सवाल जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट हमने आपको बताए हैं वो भी आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं।